हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रशांत अक्सर एंड आज है 31st ऑफ जुलाई। तो चलिए आज के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको कंप्लीट करते हैं। सबसे फर्स्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 25% टैरिफ जो है इंडिया के ऊपर में लगाए जाएंगे और प्लस पेनल्टी भी देना पड़ेगा, ऐसा ट्रम्प का कहना है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग समझेंगे। सेकंड, कल निसार जो है वो लॉन्च कर दिया गया, जो हमारे पास सैटेलाइट था निसार, तो इसके बारे में थोड़ा-सा समझेंगे। देन हमारे पास टीआरएफ के बारे में हम लोग बात करेंगे एक आर्टिकल के अंदर में। जो टीआरएफ जो है वो लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी ग्रुप है, तो इसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडिया यूएई के बारे में कि इंडिया यूएई का डिफेंस टाइज के बारे में एक एग्रीमेंट हुआ है, तो इनके इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन हमारे पास आर्टिकल आता है जीडीपी और आईआईपी और सीपीआई के अंदर में कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। तो नया जो चेंजेस किए गए हैं वो क्या-क्या है, मॉस्पी के द्वारा जो चेंजेस किए गए हैं वो देखेंगे। एंड फाइनली लास्ट आर्टिकल हमारे पास रहेगा कि इंडिया का जो पुलिस है, इनको जो डर्टी हैरी शैडो सिस्टम पे जो ये काम कर रहे हैं, इनको चेंज करना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आर्टिकल है, ट्रम्प के द्वारा बोला गया कि इंडिया पे 25% टैरिफ लगेगा, प्लस इंडिया को पेनल्टी भी देना पड़ेगा। क्यों पेनल्टी देना पड़ेगा? बिकॉज सैंक्शंस लगने के बावजूद भी रसिया से हमने ऑयल जो था वो परचेज कर रहे थे, तो और इस वजह से इंडिया के ऊपर में कहीं ना कहीं सैंक्शंस लगाएंगे। प्लस टैरिफ ड्यूटी इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है वो ट्रेड सरप्लस में चल रहा है अभी। ट्रेड सरप्लस क्या होता है कि जैसे इंडिया की तरफ से अगर हम लोग बात करते हैं तो हम अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये ट्रेड सरप्लस हो गया। तो मेरे लिए तो, हमारे लिए तो ये अच्छा है, बट यूएस के लिए खराब है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से ये इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के बारे में बात कर रहे हैं। प्लस एक और रीज़न है, वो है आपके पास रसिया के सैंक्शंस। रसिया पे जब सैंक्शंस लगा था उस टाइम भी हमने जब रसिया से ऑयल परचेज कर रहे थे। ये तो हो गया बस न्यूज़। इससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं है आर्टिकल में। कुछ इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हम लोग एक्स्ट्रा देखते हैं, जैसे इंडिया और यूएस के बारे में बात करेंगे तो हम लोग ये ट्रेड सरप्लस में इंडिया यूएस में, इंडिया जो है दैट मीन्स इंडिया जो है वो प्रॉफिट में रहता है ट्रेड में। एंड एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि हम लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, मतलब यूएस को क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीनरीज होते हैं वो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर मशीनरीज एक्सपोर्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट स्टोन्स हो गए, पर्ल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। एंड देन मिनरल्स फ्यूल, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। एक दो का नाम आपको स्पेशली ध्यान में रखना है, जैसे आपके पास फर्स्ट हो गए इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, देन न्यूक्लियर मशीनरीज, ठीक है। पर्ल्स हो गए, प्रीसियस स्टोन हो गए, तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट आर्टिकल कंप्लीट हो गया। चलते हैं सेकेंड आर्टिकल पे। नाउ सेकेंड आर्टिकल पे चलते हैं हम लोग। सेकेंड आर्टिकल है हमारे पास निसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बार बार न्यूज़ में आ रहा है, और कल इस जो निसार मिशन था ये लॉन्च कर दिया गया, तो इसलिए फिर से न्यूज़ में आया। तो आज हम लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। निसार का सबसे फर्स्ट फुल फॉर्म देखते हैं। फुल फॉर्म में आपके पास नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। जैसा नाम से लग रहा है नासा एंड इसरो, तो इसमें नासा दैट मीन्स यूएसए का, इसरो दैट इज इंडिया का, ये दोनों और जो एजेंसी ये दोनों मिलकर ये सैटेलाइट को बनाई है। निसार है क्या? तो निसार एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दैट मीन्स अर्थ को ऑब्जर्व करेगा ऊपर से रह के। GSLV F-16 से इसको लॉन्च किया गया है। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप इसको याद नहीं रखिएगा। GSLV बस याद रखिए, इतना काफ़ी है, ठीक है। F-16 याद रख सकते हो तो याद रखो, लेकिन GSLV थोड़ा सा याद रखना है। और अर्थ ऑब्जर्वेशन ये सैटेलाइट है, मतलब अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। क्यों ऑब्जर्व करेगा? इससे हमको क्या हेल्प मिलेगा? तो इसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर में हेल्प हमको मिल सकता है, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हेल्प मिल सकता है। साथ साथ जो लैंड सरफेस है, जो आइस सरफेस है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है सतीश धवन जो हमारे पास स्पेस सेंटर था वहाँ से। इसके अलावा ऑर्बिट कौन से ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करेगा? तो ये आपके पास सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होता है उस पर रिवॉल्व करेगा। अब देखिए इसका जो मूवमेंट होगा ये इस तरह से होगा। ये होता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है? जो एक पोल से दूसरे पोल्स की तरफ मूवमेंट होता है। तो एक सैटेलाइट होता है ऐसे मूव कर रहा है, एक सैटेलाइट होता है ऐसे मूव कर रहा है, तो ये ऐसे वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे मूव करेगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है, कि ऑर्बिट कौन सा ये फॉलो करेगा। इसके अलावा इसका लाइफ ईयर के बारे में, मतलब लाइफ के बारे में बात करेंगे, लाइफ स्पैन, तो 5 साल का लाइफ टाइम रहेगा, 5 साल का लाइफ स्पैन रहेगा इसका, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया और यूएस के द्वारा क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में दी गई है। स्पेशली इंडिया के बारे में आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज वी आर द इंडियंस। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है आपको? तो सबसे पहले तो इसके स्पेसक्राफ्ट हमने इसको दिया है, तो जो स्पेसक्राफ्ट हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा लॉन्च व्हीकल जो GSLV F-16 का यूज़ कर रहे हैं ये हमारा है। प्लस हमने एस बैंड दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। एस बैंड ये याद रखना है और एल बैंड ये याद रखना है। तो एल बैंड जो है वो नासा के द्वारा दिया गया, एस बैंड जो है वो इंडिया के द्वारा दिया गया है। एस बैंड ACR, अब ये ACR इलेक्ट्रॉनिक्स हमको समझना है कि ACR क्या होता है। ACR दैट इज अ सिंथेटिक एपर्चर रडार।
सिंथेटिक एपर्चर रडार, इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये एक तरह का कैमरा होता है जो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो होते हैं वो ये क्लिक कर सकता है। इवन अर्थ जो है वो अगर डार्क क्लाउड में है, जो बहुत सारा यहाँ पे रेन हो रहा है, क्लाउड जो है वो बहुत डार्क है, उस टाइम भी ये अच्छे से इमेज क्लिक कर सकता है, अच्छे से अर्थ को ऑब्जर्व कर सकता है ऊपर से, बिकॉज इट यूजेस माइक्रोवेव पल्सेस। तो माइक्रोवेव पल्सेस का यूज़ करके सिंथेटिक एपर्चर रडार जो है वो काफ़ी हाई रेजोल्यूशंस की इमेजेस जो है अर्थ का क्लिक कर सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान में रखनी है इसके बारे में। इसके अलावा देखते हैं और कौन-कौन से एरिया में रोल प्ले करेगा ये हेल्प करने में। तो सबसे फर्स्ट वोल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इन सभी चीज़ों को मॉनिटर करने में हम जो ये निसार ये मिशन है, निसार जो आपके पास सैटेलाइट रहेगा ये हेल्प करेगा आपको। इसके अलावा आपके पास क्रायोस्फीयर में तो आइस शीट्स जो है वो किस रेट से मेल्ट कर रही है इसको मॉनिटर करने में, ग्लेशियर के डायनामिक्स को समझने में, इन चीज़ों में हेल्प करेगा। तो ये क्रायोस्फीयर से रिलेटेड हो गया। इकोलॉजी में देखेंगे तो वेजिटेशंस का हेल्थ को ट्रैक करने में हो गया, डिफॉरेस्टेशंस को देखने में कि कहाँ कितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन सभी चीज़ों में भी हेल्प करेगा। हाइड्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो हाइड्रोलॉजी में स्पेशली सॉइल मॉइस्चर होते हैं, इनको मेजर करने में कि कौन से एरिया का सॉइल मॉइस्चर कितना ज़्यादा है। तो अगर पता चला कि एक पर्टिकुलर एरिया का सॉइल मॉइस्चर इतना ज़्यादा है और सॉइल मॉइस्चर जो है एक पर्टिकुलर प्लांट को ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम समझ पाएंगे कि हाँ उस एरिया में ये प्लांट को हम ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों में हेल्प करेगा। सरफेस वाटर रिसोर्सेज को ट्रैक करने में हेल्प करेगा, मेजर करने में। इसके अलावा क्योंकि इसके पास बहुत हाई रेजोल्यूशन का कैमरा लगा हुआ है तो ये शिप को डिटेक्शन करने में हेल्प कर सकता है। सोर लाइन 1 साल के अंदर में सोर लाइन कहाँ था, अगले 2 साल के बाद कहाँ पे चला गया, तो इन चीज़ों को अच्छे से ट्रैक कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में एसीआर वगैरह लगा हुआ है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प करेगा, जैसे साइक्लोन ऊपर से अच्छे से इमेज क्लिक कर लेगा, देख सकता है कि साइक्लोन कहाँ है नहीं है, तो इसको ट्रैक करने में रियल टाइम इसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है, तो इन चीज़ों में भी आपको हेल्प करेगा। नाउ अगर ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन यहाँ पे इसको आप ट्राई करिए खुद से सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज़ द फर्स्ट सैटेलाइट टू बी यूज ड्यूल फ्रीक्वेंसी रडार्स। इसके अंदर पहला सैटेलाइट है जो ड्यूल फ्रीक्वेंसी रडार यूज हो रहा है, एस बैंड और एल बैंड दोनों इसके अंदर में यूज हो रहा है ऑफ द अर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, तो ये पहला सैटेलाइट है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट विल बी लॉन्च बाय द इसरोज पीएसएलवी। तो क्या पीएसएलवी से लॉन्च किया गया था? नहीं, जीएसएलवी F-16 से लॉन्च किया गया था। जस्ट हमने यहाँ पे बात किया था, जीएसएलवी F-16 से इसको लॉन्च किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट विल ऑर्बिट इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट टू स्कैन अर्थ एवरी 12 डेज। तो हर 12 दिन में जो है ये सन को, मतलब अर्थ को जो है वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे रहेगा और 12 दिन में जो है वो अर्थ को पूरा स्कैन कर लेगा। तो एक्चुअली में ये सही है, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मिस कर दिया था। देखिए जो ये ट्वाइस एवरी हर 12 दिन के अंदर में ये 2 बार सन पूरा अर्थ को ये अच्छे से स्टडी करेगा। ठीक है, तो ये भी जो स्टेटमेंट है ये भी सही है कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है वो तो हमने डिस्कस किया था, और 12 दिन के अंदर में अर्थ को एक्चुअली में ये 2 बार स्कैन कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारे पास, यूएस ऐड टीआरएफ टू द टेररिस्ट लिस्ट। यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जो टीआरएफ है, टीआरएफ को टेररिस्ट लिस्ट के अंदर में ऐड किया गया। टीआरएफ है क्या? तो एक पाकिस्तान बेस्ड जो लश्कर तैयबा ग्रुप है, इसी लश्कर तैयबा ग्रुप का एक प्रॉक्सी है। तो टीआरएफ क्या है? तो एक प्रॉक्सी है। किसका प्रॉक्सी है? तो लश्कर तैयबा जो ग्रुप है ये लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी है, जो क्लेम करता है, जो स्पेशली अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि जो पहलगाम अटैक है वो हमारे द्वारा किया गया था। तो ये जो पहलगाम अटैक है ये लश्कर तैयबा का एक प्रॉक्सी है जिसे हम लोग टीआरएफ बोलते हैं, यही किया था ये पहलगाम अटैक। तो अभी इसी टीआरएफ को यूएस के द्वारा टेररिस्ट लिस्ट के अंदर में डाल दिया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आया? नाउ आप समझिए। टेररिस्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे, एक इंपॉर्टेंट कमेटी है यूएनएससी का, उसको हमको कंप्लीट करना है। उस कमेटी का नाम क्या है? यूएनएससी 1267 कमेटी। इस कमेटी के बारे में बात करेंगे तो इसको सेटअप किया गया था 1999 के अंदर यूनाइटेड नेशंस स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। ठीक है, पर्पस क्या है? टेररिस्ट को खत्म करो, काउंटर करो टेररिस्ट को, प्लस एक ग्लोबल ब्लैकलिस्ट तैयार करो जिसके अंदर में इंडिविजुअल और एंटिटी दोनों डाले जाए। इंडिविजुअल मतलब एक पर्टिकुलर सिंगल इंसान, एंटिटी का मतलब होगा कि ग्रुप ही, उसके अंदर में हम लोग डाल के रखेंगे। अगर बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के इंडिविजुअल्स और पाकिस्तान के एंटिटीज जो है इस ग्रुप के अंदर में। ठीक है, इसके अंदर में टोटल 15 मेंबर्स है और ये 15 मेंबर जो है ये सारे के सारे यूएनएससी के मेंबर है। तो 15 मेंबर यूएनएससी के होते हैं ना, 5 जो है परमानेंट मेंबर, 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर। तो ये जो टोटल 15 मेंबर है, यही 15 मेंबर यूएनएससी 1267 के अंदर में है। ठीक है, अब समझो कि अगर कोई ग्रुप को, एंटिटी या कोई भी अगर इंडिविजुअल है, इसको अगर ब्लैकलिस्ट यहाँ से कर दिया गया तो करने के बाद इस पर सैंक्शंस लगेंगे। और सैंक्शंस कैसे लगेंगे? तो उनके ऊपर में ट्रैवल बैन हो सकता है। तो जैसे मान लो कि जो
ओसामा बिन लादेन था, ठीक है। तो इस लादेन के ऊपर में सैंक्शंस लगा दिया गया, यूएनएसए के अंदर में उसको इंडिविजुअल या एंटिटी के अंदर में उसको डाल दिया गया, तो उसके ऊपर ट्रैवल बैन लग जाएगा। तो अब उसका वीज़ा जो है, जब विजिट करेगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो उसका वीज़ा जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो ट्रैवल बैन लग गया। उसकी जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स होंगे उनको फ्रीज कर लिया जाएगा, कैप्चर कर लिया जाएगा, फ्रीज कर लिया जाएगा। साथ साथ जो आर्म्स वगैरह होते हैं, जितने भी उसके आर्म्स वगैरह हैं, उसे उसे कहीं ना कहीं उम्बागोड किए जाएंगे, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं उम्बागोड, ठीक है, उम्बागोड। तो ये उम्बागोड किए जाएंगे, इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि जो आर्म्स सप्लाई जो किए जाते थे टेररिस्ट ग्रुप को, वो सप्लाई नहीं किया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा कि उसको कोई भी आर्म्स वगैरह सप्लाई नहीं किया जाएगा, इवन उसके पास अगर और मतलब लाइसेंस वगैरह है फिर भी, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। इस कमेटी के बारे में 3 चीज़ ध्यान में रखना है कि सैंक्शंस लगेंगे तो क्या क्या होंगे। साथ साथ ये जो यूएनएससी 1267 कमेटी है, इसे हम लोग 2 और नाम से जानते हैं। फर्स्ट नाम है आपके पास दाइश अल कायदा, और दूसरा आपके पास सैंक्शंस कमेटी। तो ये भी नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था इस आर्टिकल के अंदर में सारी इन्फॉर्मेशन जो भी थी हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास, इंडिया यूएई एग्री टू एलिवेट डिफेंस टाइज। तो इंडिया और यूएई के बीच में अभी 13th जेडीसीसी जो है, दैट इज जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी, इसका एक मीटिंग हुआ था। तो इसलिए ये न्यूज़ में आया है कि हम लोग कहीं ना कहीं इंडिया और यूएई जो है वो अपने डिफेंस टाइज को और एलिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका फ्यूचर इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आते रहेगा, तो वो हम लोग कवर करेंगे। अभी न्यूज़ के लिए इतना ही था। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टैटिक कवर कर लेते हैं। इंडिया यूएई के बारे में बात करेंगे तो ये दोनों को दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर एक दूसरे के। साथ साथ ये जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये 2015 के अंदर में सेटअप किया गया था, जब पीएम का विजिट हुआ था यूएई के अंदर में, ठीक है। दोनों कंट्री के बीच में, यूएई के बीच में और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं सेपा। तो सेपा क्या है? तो सेपा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और यूएई के बीच में। 2022 में हमने इसको साइन किया था। टारगेट क्या है? तो टारगेट है 100 बिलियन तक हमारे ट्रेड को पहुंचाना। तो ये याद रखना है कि सेपा किसके बीच में है। अब यूएई के बारे में और बात करते हैं तो यूएई जो है हमारे पास 3rd लार्जेस्ट पार्टनर है, हमारे पास ट्रेडिंग पार्टनर है। तो सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे जहाँ सबसे ज़्यादा हम लोग सामान जहाँ से खरीदते हैं और जहाँ जिसको हम लोग बेचते हैं। इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है वो भी एक्सेप्ट करके रखा है यूएई। बात करते हैं यूएई हम लोगों को क्या क्या सप्लाई करता है। तो जितने क्रूड ऑयल्स हो गए, एलएनजी हो गए, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलपीजी हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सारे का की सप्लायर है इंडिया को यूएई, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल कॉपरेशंस भी होते हैं, मल्टीलेटरल कॉपरेशंस है इंडिया और यूएई के बीच में। जैसे ब्रिक्स के अंदर हम एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, स्पेशली साउथ साउथ फ्रेमवर्क के लिए। आई2U2 के अंदर में, आई2U2 के अंदर बात करेंगे तो इंडिया, इजराइल, यूएई एंड रसिया। तो देखिए यूएई भी है, इंडिया भी है। इसका फोकस स्पेशली होता है कि ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट करना इन फील्ड ऑफ वाटर, एनर्जी, स्पेस, हेल्थ हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया। तो इन सब चीज़ों को इन सभी फील्ड में ये चारों जो कंट्रीज है वो मिल के ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए। तो ये आई2U2 हो गया। इसके अलावा आपके पास यूएफआई एक और ग्रुप है जिसके अंदर यूएई, फ्रांस और इंडिया है। तो यहाँ पे भी इंडिया और यूएई आ गया। तो ये भी एक मल्टीलेटरल कॉपरेशन है जहाँ पे इंडिया और यूएई जो है वो साथ में काम करते हैं। इसका फोकस क्या है? यूएफआई का फोकस है कि जितना रीजनल सिक्योरिटी है उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करना, मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करना, मैरीटाइम मतलब सी वाले एरिया में। साथ साथ क्लीन एनर्जी पे भी कॉपरेशन करना और साथ साथ क्लीन एनर्जी को बढ़ाना। ये सारे चीज़ें जो है वो ध्यान में आपको रखनी है। इसके अलावा अगर हम लोग स्ट्रैटेजिक एंड कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो दोनों आईएमएक का पार्ट है। तो आईएमएक क्या है? तो आईएमएक इंडिया के मुंबई से स्टार्ट हो रहा है, फिर कुछ दूर जो है ये प्रोजेक्ट, जब ये आईएमएक न्यूज़ में आएगा तो हम लोग फिर से इसको कंप्लीट करेंगे। पहले भी हमने पढ़ा है इसके बारे में। जैसे मान लो ये मुंबई है, मुंबई से यह सऊदी अरबिया तक गए, सऊदी अरबिया तक ये शिप से हम लोग गए, फिर वहाँ से जो है वो ट्रेन का लाइन बिछा, ट्रेन लाइन से हम लोग ऊपर तक गए, फिर वहाँ से और भी कंट्रीज होते हुए ऊपर में हम लोग फाइनली यूरोप पहुँचे। तो अल्टीमेटली अभी बस इतना याद रख लो कि आईएमएक जो है इंडिया से यूरोप तक हम लोग एक कहीं ना कहीं ट्रेड लाइन बिछा रहे हैं जिसके अंदर में शिप्स का भी यूज़ होगा, ट्रेन का भी यूज़ होगा। हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आईएमएक का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ये आईएमएक जो है वो इसका दोनों पार्टनर है। तो इसके अंदर में दोनों कंट्रीज आते हैं, यूएई भी है और साथ साथ इंडिया भी है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में हेल्प कर रहा है हमारा। डिफेंस कॉपरेशंस के बारे में बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइजेज है वो आपको याद रखना है। पहला है डिजर्ट फ्लैग और दूसरा है डिजर्ट साइक्लोन। ये दोनों मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो इंडिया और यूएई के बीच में होता है। नाम कैसे याद रखोगे? अरबियन पेनिनसुला में आपके पास यूएई पड़ता है और वहाँ पे क्या था पहले? डिजर्ट। अभी भी क्या है? डिजर्ट। तो ये डिजर्ट ऐसे याद रखना कि वहाँ पे है तो ये डिजर्ट। तो डिजर्ट फ्लैग एंड डिजर्ट साइक्लोन, ये दो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है, ये दोनों के बीच में होता है। इसके अलावा IDEX हो गया एंड देन NAVDEX हो गया। ये दोनों के अंदर में रेगुलर पार्टिसिपेंट है हम लोग, ठीक है, इंडिया और यूएई।
तो ये था ये सारे इस आर्टिकल के अंदर में सारे इन्फॉर्मेशंस। नाउ अच्छे से आर्टिकल समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए आप सॉल्व करने के लिए। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द इंडिया यूएई रिलेशंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि द इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट दैट इज सेपा वाज साइन इन 2022। तो अभी जस्ट हमने बात किया कि 2022 के अंदर में हमने साइन किया था सेपा, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है वो भी समझ में आ गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है इंडिया यूएई डिफेंस रिलेशनशिप इंक्लूड रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेस सच एज डिजर्ट फ्लैग एंड डिजर्ट साइक्लोन। अभी जस्ट हमने बात किया डिजर्ट फ्लैग एंड डिजर्ट साइक्लोन, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए नाउ सेकेंड लास्ट आर्टिकल पे आता है। सेकेंड लास्ट आर्टिकल में हमको ये पढ़ना है कि कुछ जीडीपी के अंदर, आईआईपी के अंदर और सीपीआई के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं मॉस्पी के द्वारा। तो अब समझते हैं कि वो चेंजेस क्या क्या है। सबसे पहले तो याद रखो कि ये चेंज हुआ क्या है। देखिए जब भी हम लोग जीडीपी निकालते थे ना तो बेस ईयर उसके लिए लेना पड़ता है ना, जैसे जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। तो ये जीडीपी किस साल से हम कंपेयर करते थे, तो 2011-12 का जो है वो बेस ईयर लेते थे। अभी इसको चेंज करके क्या कर दिया गया 22 और 23। तो अब जब जीडीपी निकालेंगे अगले साल से, इस साल से नहीं, नेक्स्ट ईयर से जब जीडीपी निकलेगा तो वो 2022 और 23 वाले बेस ईयर से निकलेगा। पहला चेंजेस। दूसरा चेंज किया गया आईआईपी के अंदर में। आईआईपी क्या है, तो आईआईपी जो है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि हम लोग मेजर करते हैं कि टोटल जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री है, उसका टोटल आउटपुट कितना है, कितना ज्यादा वो सामान जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं आईआईपी। तो आईआईपी को भी हम किस बेसिस पे मेजर करेंगे कि किस साल से कंपैरिजन में किस साल कितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। तो हमेशा हम लोग बेस ईयर लेते थे। जैसे मान लो कि बात करेंगे कि 2022 से 2023 के बीच में आईआईपी का मतलब वैल्यू कितना आया है, कितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा है। तो ये 22 से 23 किस ईयर से हम लोग कंपेयर करेंगे, तो पहले कंपेयर करते थे 2011-12 से। तो 2011-12 से देखेंगे तो पता चला कि हाँ 20% का प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हुआ है। तो अब ये कंपैरिजन जो है 2011-12 को चेंज करके अब हम लोग नया क्या कर दिए 2022-23। तो अब 2024 के बारे में निकालना होगा 2024-2025 का। तो हम लोग किससे कंपैरिजन करेंगे 2022-2023 से। तो इससे कंपैरिजन करके इसके बारे में देखेंगे कि हाँ पता चलेगा कि 10% एक्स्ट्रा हमारे पास कहीं ना कहीं ग्रोथ हुआ है। तो ये दो चीज समझ में आ गया, जीडीपी हो गया एंड आईआईपी हो गया। ये दोनों में बेस ईयर 2011-12 से हम लोग अब 2022-23 पे शिफ्ट कर गए। इसके अलावा सीपीआई जो होता है इसका भी बेस ईयर चेंज हुआ है। सीपीआई क्या होता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके अंदर जो रिटेल इन्फ्लेशन होता है वो हम लोग ट्रैक करते हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन कितना ज्यादा बढ़ा है। तो जैसे मान लो बोले कि 3% से बढ़ा, तो किस साल से हम लोग कंपेरिजन करते थे 2012 से कंपेयर करते थे। तो अब 2012 से हटा के अब 2024 से कंपेयर करेंगे। आई थिंक ये तीनों चीज आपको समझ में आ गई होगी कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब हम लोग समझते हैं मॉस्पी से रिलेटेड दो कुछ नए इनिशिएटिव्स लेके आया गया मॉस्पी के द्वारा। वो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके द्वारा दो नए सर्वे लॉन्च किए गए। ये दो नए सर्वे कौन कौन से? सबसे फर्स्ट सर्वे आपके पास DTES। DTES क्या है, तो डोमेस्टिक टूरिज्म एक्सपेंडिचर सर्वे। जैसा नाम लग रहा है कि टूरिज्म एक्सपेंडिचर, तो अगर आप घूमने जा रहे हो तो कितना पैसा स्पेंड कर रहे हो टूरिज्म पे, कैसा होटल्स के अंदर में आप लोग जाके रह रहे हो, कितना ज़्यादा ट्रैवल करने में पैसा जा रहा है, खाने पीने में कितना पैसा जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों का सर्वे करेगा, इन सभी चीज़ों को ट्रैक करके एक डाटा जो है वो तैयार करेगा। तो ये हो गया पहला सर्वे। सेकेंड सर्वे इसका एक और नया जो अभी लॉन्च किया है वो है मॉस्पी के द्वारा नेशनल हाउस होल्ड ट्रैवल सर्वे। इसमें क्या है कि ये स्टडी करेगा कि लोग जो है वो कितना ट्रैवल कर रहे हैं, क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, घूमने का ज़्यादा शौक है या क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रैक करेगा ये। इसके अलावा कौन सा ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हो, तो ज़्यादा लोग बसेस से कितने लोग जा रहे हैं, फ्लाइट से कितने लोग जा रहे हैं, ट्रेन से कितने लोग जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रैक करेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि ये अभी नया सर्वे लॉन्च किया गया मॉस्पी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक और सर्वे जो अभी लेके आया गया है डेट इज ASSE। ये क्या है, तो एनुअल सर्वे ऑफ सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस। सर्विस सेक्टर से रिलेटेड पहले कोई सर्वे नहीं आता था, अभी जो है ये नया सर्वे है। तो ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर VVI लगा लो ASSE के बारे में, कि ये एनुअल सर्वे ऑफ सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो एक नया सर्वे है जो सर्विस सेक्टर का सर्वे करेगा, कि सर्विस सेक्टर के बारे में सारी चीज़ों का डिटेल्स देखेगा। अब बात आता है कि ये जो सर्वे किए जाएंगे ये सारे सर्वे किस बेसिस पे होंगे, मतलब डाटा सोर्स क्या रहेगा इनका, किस डाटा का यूज़ करेगा। तो पहले तो GST डाटा का यूज़ करेगा या प्लस UPI पेमेंट का यूज़ करेंगे। तो जैसे पता चलेगा कि कितना पेमेंट जो है लोग ट्रैवल करने में यूज़ कर रहे हैं, कितना पेमेंट जो है वो UPI से ट्रैवल कर रहे हैं तो पेड कर रहे हैं, होटल्स बुक करने में कितना पेमेंट कर रहे हैं। तो UPI का जो पेमेंट है इसको ट्रैक करेगा, इससे पता करेगा। ई वाहन वगैरह का यूज़ करके पता चलेगा कि ट्रांसपोर्ट में कितना ज़्यादा लोग खुद का ट्रैवल कर रहे हैं, अपने व्हीकल से, बसेस से, ट्रेन से, फ्लाइट से कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो ई वाहन का इसमें यूज़ करेगा। इसके अलावा आपके पास जो ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है जहाँ से टिकट्स वगैरह बुक किए जा रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, तो इन सभी वेबसाइट का भी यूज़ करेगा। तो ऑल्दो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, स्पेशली 3 चीज़ों के बारे में आपको याद रखना है, ये तीनों के बारे में, ठीक है। नाउ आज का लास्ट आर्टिकल आते हैं। लास्ट आर्टिकल है इंडियाज पुलिस मस्ट गेट आउट ऑफ डर्टी हैरी शैडो। इंडिया के जो आर्टिकल लिखा गया है, ये सिंपल सा इसमें बोला गया है, जो इंडिया के अंदर में कस्टोडियल डेथ जो है वो इंक्रीज इतना ज़्यादा हो गया है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है कि हम लोग इंडिया का जो पुलिस है वो डर्टी हैरी शैडो, मतलब डर्टी हैरी जो कहीं ना कहीं स्टाइल होता है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का, वो फॉलो करता है। अब यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें वर्ड आपको समझना है, इसके अलावा इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है बस हम लोग वही कवर करेंगे। 2 इन्वेस्टिगेशन स्टाइल्स होते हैं पुलिस के। पहला होता है शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स, तो ये ध्यान में रखिए कि पहला शेरलॉक होम्स क्या होता है, दूसरा आपके पास डर्टी हैरी। डर्टी हैरी और शेरलॉक होम्स में क्या डिफरेंस है? शेरलॉक होम्स हो गया जिसमें आपको पेशेंसली आपके साथ पूछा जाएगा। आप जो है अगर कन्विक्शन में नहीं, अगर आप कस्टडी के अंदर में अभी, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये चीज़ें की है कि नहीं की है। अगर आप नहीं बता रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं मशीन्स वगैरह का यूज़ करके आपसे वो चीज़ें निकलवाई जाएगी। अल्टीमेटली आपको हर्ट नहीं किया जाएगा ज़्यादा, मतलब बिना हर्ट किए हुए चीज़ें उससे निकलवाने की कोशिश की जाएगी। और दूसरी तरफ आता है आपके पास डर्टी हैरी। डर्टी हैरी वायलेंट वे होता है, एकदम सिंघम टाइप स्टाइल की मार पीट के आपको निकलवाना है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का कस्टडी में डेथ हो जाता है, इतना ज़्यादा पुलिस मारता है। तो कस्टडियल डेथ से रिलेटेड ये चीज़ है। कस्टडी डेथ से रिलेटेड हमने 3 जून को आर्टिकल पढ़ा था। स्पेशली बस एक चीज़ अभी याद रख लो, आपकी यूपी के अंदर में कस्टोडियल डेथ जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये 2 वर्ड बस इस आर्टिकल में ध्यान में रखना है। इसके अलावा कस्टोडियल डेथ के बारे में पढ़ना है तो 3 जुलाई को थोड़ा-सा इसके बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। तो ये था बस इस आर्टिकल के अंदर में 2 टर्म बिल्कुल याद रखिएगा कि डर्टी हैरी और शेरलॉक होम्स ये क्या से रिलेटेड है। तो आज का सारा आर्टिकल जो है हमने कवर कर लिया है। इस सेशन के अंदर में हम सिर्फ जो एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं और जो एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसी चीज़ों को कवर करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर में। थैंक यू सो मच।